अब देखो, इनलाइटनमेंट की वजह से क्या हुआ। अब जो सोशल वर्ल्ड था ना, हमारे आसपास जो भी आपकी सोसाइटी है, उसमें जितनी भी चीज़ें हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन अब ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया जाने लगा। ठीक है। सिमिलरली जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसका भी एक्सप्लेनेशन अब ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिए जाने लगा। तो जितने भी पुराने ढांचे थे सोसाइटी में, वो सारे अब बिखरने लगे, टूटने लगे। फॉर एग्जाम्पल एक ढांचा देखते हैं। ये ऐसे क्लासेस थी यूरोप में, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। यहाँ पर क्लर्जी थे, यहाँ पर आपकी वही नोबल क्लास या वॉरियर क्लास आ गई, और यहाँ पर आ गए आपके मासेस। तो सिर्फ मासेस ही टैक्स दे रहे थे। अब इसका कोई लॉजिक तो था नहीं सोशल वर्ल्ड में कि सिर्फ मासेस ही क्यों टैक्स देंगे, ये दोनों नहीं देंगे, ये दोनों बैठ के खाएंगे। सो जब एनलाइटनमेंट आया ना, उसने क्या किया, ये जो पुराने ढांचे थे इन्हें तोड़ दिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो पुरानी चीज़ें चल रही थी ना, जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही थी, वो सब तबाह कर दी। ठीक है। जो वर्कर्स थे वो शिफ्ट होने लगे गांव से शहर में, वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी किसकी, स्लम्स की प्रॉब्लम आने लगी। अब ये सारी चीज़ें जब हुई ना, तो इसकी वजह से केओस क्रिएट हो गया सोसाइटी में, जिसे हम एनार्की कहते हैं। गंदी तरह से केओस चल रहा है वहाँ पर। ठीक है। और ये जो यहाँ इनलाइटनमेंट आ रहा था ना, ये इनलाइटनमेंट थिंकर्स के थ्रू आ रहा था। बहुत सारे थिंकर्स थे, जैसे रोसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ फ्री मार्केट की बात कर रहा है, एंड सो ऑन। वो सब अपनी अपनी चीज़ें दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे सोशल वर्ल्ड को थ्रू लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब इन सब चीज़ों की वजह से आ गई एनार्की, सोसाइटी में आ गया केओस। सो अब कुछ थिंकर्स आए जिन्हें हम कहते हैं काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स। यहाँ पर इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, यहाँ पर काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स आए। ये क्या कह रहे थे कि यार पुराना वापस चलो, जहाँ जैसा ढांचा था ना वैसा बढ़िया था, कम से कम इतना ज़्यादा केओस तो नहीं था सोसाइटी में, वापस वहीं चलते हैं। काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स में कौन कौन थे, एक कंजर्वेटिव थे, एक रेडिकल्स थे। कंजर्वेटिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, जैसे डरखाइम, कि जो भी स्ट्रक्चर एक्सिस्ट करता है सोसाइटी में वो बेनिफिट के लिए ही करता है। ठीक है, सब बढ़िया है, वापस उसी ढांचे पर चलो। रेडिकल्स, दैट इज मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है, जितने भी ढांचे हैं वो तबाह कर दो, एक नई सोसाइटी बनाते हैं। अब ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसे बस सुनना है और समझना है कि सोशियोलॉजी आई कैसे। यहाँ पर ये कोई आंसर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली डार्क एज थी, डार्क एज के बाद रेनेसेंस आया। इसमें क्या हुआ, ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें होने लगी, ह्यूमन सेंट्रिक पेंटिंग बनने लगी, गाने बनने लगे, ह्यूमंस अपने आप को सेंटर में रखने लगे, इंपॉर्टेंस ह्यूमंस को मिल गई। यहाँ पर गॉड्स गॉड्स की इंपॉर्टेंस थी, हर एक एक्सप्लेनेशन गॉड से रिलेटेड था। राजा राजा क्यों है, इकोनॉमी ऐसी क्यों है, भगवान ने ऐसे ही बनाया, सो ऑन। रिनेसेंस आया तो ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें होने लगी, ह्यूमनिज्म प्लस इंडिविजुअलिज्म। इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, इनलाइटनमेंट आया सोसाइटी में। यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स हमें यहाँ देखने को मिले, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, रोसो, जिन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या आ गया, केओस आ गया। तो सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, बट उससे एसोसिएटेड इश्यूज भी आ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया जा रहा था अभी, पर इन्हें पढ़ा तो जाना था, और ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं था जो इन्हें पढ़ सके। तो एक नए डिसिप्लिन ने जन्म लिया, दैट इज सोशियोलॉजी। टू स्टडी सच चेंजेस इन यूरोप caused by modernity, a distinct discipline called sociology emerged based on scientific reasoning and empirical research. अब आप सोचेंगे कि ये साइंटिफिक रीजनिंग और एम्पेरिकल रिसर्च की क्या ज़रूरत है सोशल वर्ल्ड में। बिल्कुल सही बात है, बट जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, लाइक मशीन्स बन रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तब साइंस का बहुत बोलबाला था। ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें हो रही थी कि सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होना चाहिए। जो भी डिसिप्लिन साइंस पे बेस्ड नहीं था, उसकी कोई अहमियत नहीं थी।
इसीलिए जब ये सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन लाया गया तो इसमें क्या कहा गया कि इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग एंड एम्पेरिकल रिसर्च। सिमिलरली मैंने नीचे रेनेसेंस का मतलब बताया यहाँ पर, रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म इज कॉल्ड रेनेसेंस। अर्लियर सोसाइटी गॉड सेंट्रिक थी, फ्री विल ह्यूमंस वर एब्सेंट, और न्यू सोसाइटी ह्यूमन सेंट्रिक थी। Renaissance gave birth to several Enlightenment thinkers such as Thomas Hobbes, Auguste Comte, Rousseau, which gave new direction to society and challenged the old societal system and hierarchy. ये old system था, इसे challenge किया। Enlightenment की definition क्या है? It was an intellectual movement to explain the social world through reason, logic and experimentation. कि social world को यार रीजन से या लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसे ही बनाया है, सोसाइटी ऐसी रहेगी, सोन सोन। सोशल वर्ल्ड किसे कहते हैं? हमारे आसपास की पॉलिटी, इकोनॉमी और लॉ को। किस तरह की पॉलिटी होनी चाहिए, किस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, किस तरह का लॉ होना चाहिए, ये सब गॉड डिसाइड नहीं करेंगे, ह्यूमंस डिसाइड करेंगे। जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, रीजंस देंगे उस कि ये लॉ क्यों लाया गया। लाइक अगर मैटरनिटी बेनिफिट लॉ कोई ला रहा है तो वो क्यों लाया जा रहा है, वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसका रीजन दो। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा है इसलिए दे रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला काम तो यही था कि हमें ये समझना था कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सोशियोलॉजी इज द चाइल्ड ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी। यूरोप में मॉडर्निटी आ रही थी, सो सोशियोलॉजी इमर्ज हो गई टू स्टडी द सोशल चेंजेस इन यूरोप और उससे एसोसिएटेड इश्यूज को पढ़ने के लिए। आगे ये वाली लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चेंजेस बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, अच्छा लगेगा। स्पेस नहीं है तो यहीं तक छोड़ सकते हो, इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। ओके, हम लोग यूनिट 1 कल कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ। इसी तरह इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। देखो, अभी हमने सोशियोलॉजी पढ़ा तो दोबारा से उसे पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी लाइज इन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हम किसे कहते हैं? जब यूरोप में मॉडर्निटी आई। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द मॉडर्निटी एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी। सेम लाइन यहाँ पर भी लिख दी हमने। सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली में जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो कॉलोनीज बना रहे थे अलग अलग जगह पर जाकर, बट वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ के लोग अलग थे। तो जब तक आप उनके कल्चर को नहीं समझोगे, उनके लॉज को नहीं समझोगे, उन पे रूल कैसे करोगे, उन्हें गुलाम कैसे बनाओगे? तो इसीलिए एक नया डिसिप्लिन ओरिजिनेट हुआ, दैट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी। Social anthropology was developed as an instrument to understand non-European cultures. ठीक है, क्यों? हमें पता है गुलाम बनाना है, उनके कल्चर्स को समझना है। इट एक्सप्लेन्स प्रिमिटिव, बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड कल्चर्स। ब्रिटिशर्स के लिए और सारे कल्चर्स अनसिविलाइज्ड ही थे, उन सबको पढ़ने के लिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी आया। ये बहुत ही सिंपल सोसाइटीज को पढ़ता था। सोशियोलॉजी क्या करता है? मॉडर्निटी और उससे एसोसिएटेड इश्यूज को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी आया था। नो, सोशियोलॉजी स्टडीज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है? ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, न्यू लिबरल इकोनॉमी, इस तरह की चीज़ों को सोशियोलॉजी पढ़ती है। बट सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ता है? सिंपल सोसाइटी को पढ़ते हैं, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। होल सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक एग्जाम्पल दे दिया हमने, मेलनोस्की स्टडीज ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स फॉर 2 years। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो जाए तो थोड़ा उसे करेक्ट कर लेना। ओके, ये वाला एग्जाम्पल क्या है, ये एक बार गूगल कर लेना अगर जानना हो तो, वरना इसे चुपचाप याद करना और लिखाना। यहाँ पर क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, क्रैश कोर्स है। अगेन, मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं? देखो, सोशियोलॉजी में हम लोग जनरली क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
सोशियोलॉजी को हम कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज होंगे। क्वांटिटेटिव मेथड कौन से होते हैं? सर्वे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड सो ऑन। ओके, क्वालिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं? सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट बिल्डिंग। आप एज अ पार्टिसिपेंट चले गए, लाइक एक विलेज है, वहाँ पर आप एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ उन लोगों के बीच रहे, ये विलेजर्स के बीच में, और आपने उन्हें ऑब्जर्व किया। ये क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। और उसके बाद अपनी रिसर्च लिखी कि ओके कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग वापस भी पढ़ेंगे, इन सारे कीवर्ड्स को। सो इस पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है। जैसे ही हमारी पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट पूरी हो जाएगी, आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। लास्ट में क्या क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सतीश देशपांडे और एंड नंदिनी सुंदर, द डिवीजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज मेट्रोपॉलिटन डिवीजन ऑफ लेबर। अर्बन डिवीजन ऑफ लेबर ही है जो कि इन दोनों में डिफरेंस कर रहा है। ये गांव की चीज़ों को पढ़ रहा है, ये मॉडर्निटी से एसोसिएटेड चीज़ें अर्बन जगहों पर जो जो इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट हो रही है उन्हें पढ़ रहा है। सिंपली एक बात कहूँ मैं इसमें, तो सोशियोलॉजी स्टडी मॉडर्न सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी प्रिमिटिव सोसाइटी। ये वन वर्ड है इसका। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है दोनों में? सो सिमिलैरिटीज़ में क्या है ना कि यार अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी में भी अब हम अर्बन एरियाज़ को पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी में भी अब हम विलेज एरियाज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने पढ़ा था जैसे रामपुरा विलेज को। सो टुडेज स्पेशली पोस्ट 2000 एंथ्रोपोलॉजी studying urban development, urbanization in social anthropology. Andre Beatty explained that in India, sociologists and social anthropologists are one and the same. So ये लास्ट में आपका कंक्लूजन हो जाएगा। सिमिलरली सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अब इतने ही पॉइंट्स याद करके जाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख के आना है, लिख भी नहीं सकते। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में फ़र्क क्या है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। ये मेथड कौन से यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंस वाली लाइन। वैसे तो इतने में ही पूरा हो जाना चाहिए, बट अगर सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है तो एक लाइन की हमने सिमिलैरिटी लिख दी है और लास्ट में एंद्रे बेट्टे से इसे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अगेन, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन कहता है कि सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल सिस्टम्स को और साइकोलॉजी स्टडी करती है मेंटल सिस्टम को। पहला पॉइंट, मेंटल सिस्टम मतलब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। एंग्जाइटी क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, खुश क्यों, सो ऑन सो ऑन। सोशल सिस्टम शेप करता है माइंड ऑफ मासेस। अभी जब ये सोशल सिस्टम वाला वर्ड है ना, ये टेलकट पर्सन में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है, बट अभी सोशल सिस्टम क्या करता है? शेप करता है माइंड ऑफ मासेस को। और साइकोलॉजी में क्या लिखेंगे? माइंड शेप्स द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। सो इवेंचुअली ये दोनों आप लिंक कर पा रहे होंगे इन दोनों को। तीसरी क्या चीज़ है? ट्रेसेस द कोज ऑफ पर्सनल ट्रबल टू अ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर। ये सोशियोलॉजी में करते हैं हम लोग। डरखाइम स्टडी ऑफ सुसाइड, मतलब जो पर्सनल ट्रबल है ना, वो इंसान का कोई पर्सनल ट्रबल था ही नहीं। सोशल स्ट्रक्चर ही इस तरह का बना हुआ है कि वो ट्रबल क्रिएट होना ही था। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर कोई कहे कि यूपीएससी एस्पिरेंट अनएम्प्लॉयड है, तो ये कहना भी एक तरह से सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 1000 वैकेंसीज है। इट इज मीन्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। 10 लाख बंदे अगर फॉर्म भरेंगे
और उसमें 1000 ही सिलेक्शन है, तो 9,99,000 बंदे अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। ये सोशल स्ट्रक्चर की कमी है रेदर देन हमारा खुद का पर्सनल ट्रबल है। नाउ साइकोलॉजी क्या कहती है? ट्रेसेस द कॉज ऑफ पर्सनल ट्रबल टू पर्सनैलिटी टाइप और मेंटल सिस्टम। सुसाइड इज ड्यू टू डिप्रेशन और फेलियर। सुसाइड क्यों हो रहा है? डिप्रेशन और फेलियर की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रबल है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ कमी आ गई, कर लिया सुसाइड। इसमें सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। सोशियोलॉजी वुड स्टडी वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, कि क्या क्या वेरिएशन था ग्रुप्स के बीच में, और उसके बाद अपनी एक थ्योरी देगी। साइकोलॉजी वुड डील विद इंडिविजुअल केस स्टडीज। यहाँ पर ये सिर्फ इंडिविजुअल केस स्टडीज के बारे में पढ़ाई हो रही है। मीड एक्सप्लेन करता है दैट इंडिविजुअल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड दीज एक्सपेक्टेशंस आर एक्सटर्नल इन नेचर। जो सोसाइटी है उस वो हमें बताती है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि आईएएस बनना है। ये हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं थी, नीड नहीं थी। सोसाइटी ने हमें बताया आईएएस की इतनी इज्जत होती है, आईएएस को कार गाड़ी सब मिलता है, अच्छी शादी होती है, अच्छी जगहों पर घूमने जाता है, एंड सोन सोन हजार तरह की चीज़ें होती है। आप लोगों की मदद कर सकते हो, आप एक अच्छे पोजीशन पे रह सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें बताई, ठीक है। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर डाली गई वो एक्सटर्नली डाली गई। मीड ऐसा कहता है। सिगमंड फ्रीड क्या कहता है कि इंडिविजुअल एक्शन रिजल्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इम्पल्सिवनेस, ईगो एंड सुपर ईगो। इसे अभी याद कर लो, मीड में हम लोग इसे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये सिंपली कह रहा है कि जो हमारा इंडिविजुअल एक्शन होता है ना, वो बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, ये हमारे अंदर ही चल रही है होती है चीज़ें, कि हमें बड़ा बनना है, हमें अमीर बनना है, हमारा ईगो बीच में आ गया एंड सो ऑन। ऐसी बात सिगमंड फ्रीड करता है। सो इसमें ये वाले इतने पॉइंट्स बहुत हो गए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये समझ आ गए तो। एंड बिलीव मी, इसी से मार्क्स आ जाएंगे। नाउ ये हमारा आज का यूनिट 1 के टॉपिक थे। मैंने आपको सिर्फ यूनिट 1 समझाने की कोशिश की है कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। कल मैं इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और प्लस इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको याद करके जाने हैं।